हेलो गाइस, मॉडलिंग करें। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं नर्व्स मॉडलिंग से। हेलो गाइस, मैं वापस आ गया हूं और मैं थोड़ा सा डिले हुआ हूं, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। लेकिन इस बार मैं जो ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आया हूं उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो मॉडलिंग से है। और मॉडलिंग में मैं जो मॉडल्स यूज करना चाह रहा हूं, जिन इमेजेस को मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं एज अ 3D मॉडल, वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस मॉडलिंग में हम नर्व्स की मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और हम नर्व्स कर्व्स की तरफ जाएंगे और इनको हम यूज करते हुए इन मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो जिन मॉडल्स का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं उनमें सबसे पहला मॉडल जो है वो ये सीलिंग फैन है, जिसका आप पर्सपेक्टिव व्यू देख रहे हैं। ये इसका टॉप व्यू है और इसके बाद ये गॉबलेट है जिसका फ्रंट एंड साइड व्यू जो है वो बिल्कुल, चूंकि ये राउंडेड होता है इसलिए वो सेम है, इसलिए सिर्फ इसका एक व्यू है विच इज फ्रंट एज वेल एज साइड व्यू। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये टूथपेस्ट है जिसका ये फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं और एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप हुआ इसका साइड व्यू है। अगर आप फोटोशॉप में जाएं तो इन सारी की सारी इमेजेस को रिक्रिएट किया गया है, यानी कि किया ये है कि एक आपके पास ये इमेज थी, इसको फ्रंट व्यू बनाया गया और एग्जैक्टली इसको ओवरलैप कर दिया गया साइड व्यू के ऊपर। अगर मैं इस लेयर को बंद कर दूं तो ये आपको साइड व्यू नजर आ रहा होगा। साइड व्यू के ऊपर मैंने इसको ओपेसिटी को कंट्रोल करके थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करके रखा है ताकि आप देख सकें कि ये एग्जैक्टली अलाइन हुआ है, ओवरलैप हुआ है फ्रंट व्यू के ऊपर। जब भी हम साइड व्यू और फ्रंट व्यू पे काम करते हैं हमें इस अलाइनमेंट की जरूरत होती है। वो तो मैं अभी आपको बताता हूं कि माया में इन रेफरेंसेस को कैसे यूज किया जा सकता है। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये जब भी आप कोई मॉडल क्रिएट करने के लिए जाएं तो उसके दो उसूल हैं। सबसे पहला उसूल ये कि मॉडल हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट कीजिएगा, यानी कि अगर मैं माया में वापस आता हूं तो ये ओरिजिन है मेरा 000, इसके ऊपर आपका मॉडल क्रिएट होना चाहिए। जब वो मॉडल क्रिएट हो जाए उसके बाद आप उसको कहीं पर भी प्लेस कर दें। नंबर 2, ऑलवेज मेक अ रेफरेंस, यानी कि आपके पास रेफरेंस इमेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही मॉडल बनाना शुरू मत कर दीजिएगा क्योंकि फिर आप प्रोपोर्शन से और साइज से और मेजरमेंट से आउट हो सकते हैं। तो कोशिश पूरी कीजिए कि आपके पास मॉडल मौजूद हो और उसका रेफरेंस मौजूद हो। इसके बाद हम ट्विकिंग कर सकते हैं, बिल्कुल उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन एज फार एज साइज एंड प्रोपोर्शंस आर कंसर्न रेफरेंस इमेजेस आर ऑलवेज नेसेसरी। तो किया ये कि ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं ये मैंने रिक्रिएट की हैं। इन मॉडल्स को क्रिएट करने से पहले हमारे पास ये इमेजेस होनी चाहिए। अब अगर मैं माया में वापस आ जाता हूं और अगर आप माया को देखें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास यहां पर एक आइकॉन मौजूद है, इसको हम इमेज प्लेन कहते हैं। अगर आप इस आइकॉन को देख रहे हैं, मैं इसको आपको ये तो आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है। मैं व्यू में जाकर यहां पर इस कमांड को आपको शो कर रहा हूं जिसका नाम इमेज प्लेन है और ये यहां पे लिखा हुआ है इमेज प्लेन इंपोर्ट इमेज। इसका मतलब ये होता है कि आप रेफरेंस इमेजेस जो कि अभी आपने सीलिंग फैन, टूथपेस्ट और गॉबलेट की शक्ल में देखी हैं, उन इमेजेस को यहां पर उनके एग्जैक्ट साइज के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। तो मैं फॉर एग्जांपल या तो मैं इस आइकॉन को क्लिक करूं या तो मैं इस आइकॉन को क्लिक करूं या फिर मैं व्यू में जाकर इमेज प्लेन और इंपोर्ट इमेज प्लेन करूं तो मेरे पास वो डायरेक्टरीज जहां पर भी वो रखा हुआ होगा वो वहां मुझे लेकर चला जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरे पास सबसे पहले मुझे इस पर्सपेक्टिव व्यू से बाहर जाना है और अगर मैं इस वक्त स्टार्ट कर रहा हूं टूथपेस्ट तो आपको मालूम है कि टूथपेस्ट का साइड व्यू और फ्रंट व्यू मौजूद है। यहां पर देखिए विंडो में ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका साइड व्यू है। ऑलरेडी आपके पास ये दोनों ऑर्थोग्राफिक विंडोज जिनका कि मैं जिक्र और जिनकी डिटेल मैं आपको पहले ट्यूटोरियल्स में दे चुका हूं यहां पर मौजूद हैं। तो आइए हम यहां पर जाते हैं और व्यू में जाते हैं। आपको इमेज प्लेन हर व्यू में मिलेगा और इंपोर्ट इमेज करते हैं। ये फ्रंट व्यू है, मैं इंपोर्ट इमेज में जाता हूं और मैं उस डायरेक्टरी में जाता हूं जहां पर मेरे पास ये सोर्स इमेजेस रखी हुई हैं और इसके अंदर ये टीपी यानी कि टूथपेस्ट फ्रंट जेपेग है
और ये टीपी साइट यानी कि टूथपेस्ट साइट जेपैग मौजूद है। तो मैं फ्रंट व्यू में जाकर टीपी फ्रंट जेपैग जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूं। देखिए एग्जैक्टली मेरे पास ये इमेज यहां पर आ गई और इसका साइड व्यू जो है वो आपको साइड व्यू में नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है चूंकि माया के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं साइड व्यू में जाता हूं, व्यू और इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, और अब मैं दोबारा इस साइड व्यू में जाता हूं और साइड व्यू को मैं सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेता हूं एज एन इमेज प्लेन। जब ये मेरे पास दोनों इमेज प्लेन आ गए तो अब मैं पर्सपेक्टिव व्यू में स्पेस बार टॉगल किया मैंने और मैं क्विकली उस स्क्रीन में चला गया। तो देखें ये मेरे पास फ्रंट एंड साइड व्यू मौजूद है। बस ये क्रिएशन आपने फोटोशॉप पर करनी है और मुझे मालूम है कि जिन मेंटोर से आप फोटोशॉप सीख रहे हैं उसके बाद आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि फोटोशॉप में आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन बहरहाल ये आपने इमेजेस जो है वो यहां पर इंपोर्ट कर ली। अब इसका तरीका ये है कि आप फ्रंट व्यू को लें और फ्रंट व्यू पे प्रेस करें W, और W प्रेस करने के बाद फ्रंट व्यू पे इसको थोड़ा सा पीछे कर दें क्योंकि आपका मॉडल जो है वो ओरिजिन पे बनना है। और साइड व्यू लें और साइड व्यू पे एग्जैक्टली एक्सिस को लॉक करके इसको भी थोड़ा सा आप पीछे कर लें तो आपके पास ये एरिया जो है वो खुलकर सामने आ गया है जो कि 0 0 0 है। ग्रेट। यहां पर आपने अपने इस मॉडल को क्रिएट करना है। अब हम वापस आते हैं फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में। याद रखिएगा कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो है इन दोनों के अंदर भी अब ये इमेजेस पीछे हो चुकी हैं। इनको पीछे करने की एक वजह यह भी है कि अगर मैं यहां पर मॉडल क्रिएट करना शुरू करता तो इमेज प्लेन्स, ये दोनों जो इमेज प्लेन्स हैं फ्रंट एंड साइड इमेज प्लेन, ये मॉडल के साथ ओवरलैप होने लगते और उसको स्लाइस करने लगते। तो हमने पर्सपेक्टिव व्यू में जाकर इनको थोड़ा सा उन्हीं की डायरेक्शंस में पीछे कर दिया है। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं फ्रंट व्यू में आता हूं और फ्रंट व्यू में आने के बाद मैं सबसे पहला जो तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं, अब देखिए मैं ये जूम कर रहा हूं और अगर मैं कंट्रोल A प्रेस करूं तो मेरे पास ये एट्रीब्यूट एडिटर इस प्लेन का खुल गया है, यानी कि इसके अंदर मुझे सारी इसकी कमांड्स मिल रही हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ डिस्प्ले मोड RGB है, इसको छोड़ दें। जो कुछ मैं कह रहा हूं अभी फिलहाल उसको फॉलो करें और कलर गेन को थोड़ा सा जाकर मैं कम कर देता हूं ताकि मेरी विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए और व्हाइट थोड़ा सा मेरा कम हो जाए। ये आप यहां से कर सकते हैं और कलर गेन मैंने यहां पर कम किया और यहां पर भी आके मैंने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल A और इसका कलर गेन भी थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। अब मैं फ्रंट व्यू में आता हूं। फ्रंट व्यू में आने के बाद मैं एक काम ये करता हूं कि मैं क्रिएट में जाता हूं और नर्व्स प्रिमिटिव्स में जाता हूं। मैं एक सर्कल को क्रिएट करता हूं। जैसे ही मैंने सर्कल को क्रिएट किया, पर्सपेक्टिव व्यू में देखें वो सर्कल यहां पर आ गया और ये बिल्कुल ओरिजिन पे है, बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पे ही बनता है। आइए अब हमने करना सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमने इस सर्कल को इस टूथपेस्ट की जो ट्यूब है उसके साथ अलाइन करना है। अलाइन कैसे हम करेंगे, हम प्रेस करेंगे R यानी कि स्केल, और अब मैं ये इसको स्केल कर रहा हूं और ये मैंने इसको स्केल किया। अच्छा सॉरी, ये स्केल करने से पहले एक चीज आप और नोट कर ले, ये सर्कल बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, लेकिन अगर आप टूथपेस्ट को देखें तो ये 100% सेंटर पर नहीं है फ्रंट व्यू के। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको अंदाजन, ये मेरा अंदाजा है, यहां पर आपको काम करना पड़ेगा अपने अंदाजे के ऊपर भी थोड़ा सा, और इसको मैं एग्जैक्टली फ्रंट व्यू पे लाने की कोशिश करता हूं। इसी तरह से मैं साइड व्यू को भी देख लेता हूं और मैं साइड व्यू को भी एग्जैक्टली बिल्कुल फ्रंट के सेंटर में, इस व्यू के सेंटर में लाने की कोशिश करता हूं। अब आ जाइए आप दोबारा इस सर्कल के ऊपर और यहां पर आकर अब मैं इसको स्केल करता हूं और मैं इसको प्रोपोर्शनल स्केल करूंगा। मैं ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल नहीं करूंगा बल्कि मैं इसको यूनिफॉर्म स्केल करूंगा। तो अब मैंने ये नर्व सर्कल लिया हुआ है और ये मेरा यूनिफॉर्म स्केल का आइकॉन सेलेक्टेड है। ऑलमोस्ट मैं इसके ऊपर आ गया हूं और आप ये थोड़ा सा यहां पर ये अभी भी जो है वो थोड़ा सा गैप है, तो अगर मैं चाहूं तो इस गैप को ठीक कर सकता हूं और मैं दोबारा इस सर्कल के अंदर इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूं और
इसको मैं प्रोपोर्शनल स्केल कर देता हूं और इसका गैप जो है वो मैं थोड़ा सा बेहतर कर देता हूं। अब अगर आप इस सर्कल को देखें तो ये सर्कल जो है वो तकरीबन इसके सेंटर में आ गया है। हम फ्रंट व्यू के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, अभी हम दूसरी साइड को देख ही नहीं रहे। मैं करता हूं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट विदाउट हिस्ट्री, यानी कि ये एक अलग आइडेंटिटी बन गई, यानी कि ये दूसरा सर्कल कॉपी हो गया और इस सर्कल को मैं यहां पर लाकर रख देता हूं। ये कंफ्यूजन से बचने के लिए कि ये सर्कल आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, सबसे पहले आइए यहां पर आकर हम ग्रेड को ऑफ कर देते हैं। ग्रेड को हमने ऑफ कर दिया ताकि आपको ये सर्कल्स नजर आते रहें। तो ये तो अनसेलेक्टेड है, अब ये सर्कल मेरे पास मौजूद है और आप ये देखिए कि मैंने इसको अलाइन कर दिया। कंट्रोल डी मैं इसको दोबारा करता हूं और मैं यहां पर लेकर आता हूं, प्रेस आर। अब मैंने इसको मजीद अलाइन किया, कंट्रोल डी डब्ल्यू, मूव किया ऊपर, कॉपी मूव, यहां पर लाकर रखा, प्रेस आर और मैंने इसको स्केल किया, फिर कंट्रोल डी डब्ल्यू और ये मैंने लाकर यहां पर रख दिया। अगर आप नोट करें देखें मैंने सर्कल्स को प्रोफाइल के हिसाब से रखा है। यहां पर देखिए चेंज आ रहा है, यहां पर भी मैंने दोनों सर्कल्स रखे, यहां पर चेंज आ रहा है, यहां पर चेंज आ रहा है, तकरीबन इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर मैंने इसको रख दिया है। हमें बहुत ज्यादा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रोफाइल फॉलो होना चाहिए। उसके बाद मैंने इस सर्कल को दोबारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, और मैं अब इसको अब मैं इस सर्कल को नीचे लेकर गया, यहां पर लेकर आया तो देखिए यहीं पर चेंज आना शुरू हो गया है। यहां पर आकर इसकी थिकनेस जो है वो कम हो रही है। मैंने नॉन यूनिफॉर्म स्केल किया थोड़ा सा, कंट्रोल डी डब्ल्यू, वापस लेकर आया यहां पर और यहां लाकर रखा ऑलमोस्ट। फिर यहां पर एक ड्रास्टिक चेंज है, कंट्रोल डी, मैंने इसको यहां पर स्पेस दी, स्पेस देने के बाद कंट्रोल डी मैंने इसको लाकर इस चेंज के ऊपर रखा। हमेशा याद रखिएगा कि ये चेंजेस के ऊपर आपने लाकर सर्कल को रखना है, हम बाद में एडिशन कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है हमारे लिए। इसके बाद मैंने कंट्रोल डी किया, डब्ल्यू प्रेस किया, एक मैंने यहां पर लाकर रखा इन द मिडल, कंट्रोल डी, एक सर्कल मैंने बिल्कुल लास्ट में लाकर रखा और इस वाले सर्कल को मैंने थोड़ा सा स्केल किया और इस वाले सर्कल को भी मैंने थोड़ा सा स्केल किया। याद रखिएगा इस टूथपेस्ट में मैं ये कैप अभी फिलहाल नहीं बना रहा, लेकिन टूथपेस्ट के अंदर भी चूंकि उसका फनल मौजूद होता है इसलिए मुझे उसको क्रिएट करना है जो कि इस टूथपेस्ट का हिस्सा होगा। तो अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू में देखें तो ये आपके पास सर्कुलर फॉर्म में एक सीक्वेंस बन गई है, सारे सर्कल्स मौजूद हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं फ्रंट व्यू को। राइट नाउ अब हम साइड व्यू में आ जाते हैं और साइड व्यू में अब हमने नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग करनी है, यानी कि अब हमने इस स्क्वायर को जो कि सेंट्रल स्क्वायर है इसको हमने यूज नहीं करना, बल्कि हमने इन एक्सिस को यूज करना है, यानी कि एक्सिस के अंदर हमने स्केलिंग करनी है। तो अगर आप देखें तो इसका एक्सिस जो है वो ये वाला है जो कि उसको अलाइन करेगा। लेट्स गो इनटू साइड व्यू और ये रहा वो एक्सिस जो कि इस वक्त येलो हुआ है, क्योंकि मैंने इसको यहां पर सेलेक्ट किया हुआ था पर्सपेक्टिव व्यू में, तो ये येलो हुआ है। और अगर ये नहीं भी हुआ होता तो मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, मैं ग्रिड को यहां पर बंद कर देता हूं और आप देखिए कि ये मैंने इसको ऑलमोस्ट अलाइन कर दिया इसके साथ, और अब मैंने इसको लिया और इसको मैंने यहां पर स्केल कर दिया इसके साथ, और ये ऑलमोस्ट मैंने इसके बराबर ही कर दिया है। इसको हम बाद में बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। और अब मैं नीचे आता हूं तो ये वाला सर्कल मौजूद है जो कि फ्रंट व्यू में अलाइन हुआ है, मुझे सिर्फ साइड व्यू में इसको अलाइन करना है। मैंने इसको यहां पर अलाइन किया। अब जब मैं इन सबको अलाइन कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि साइड व्यू भी जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूं ताकि मुझे इसका ज्यादा मुझे सेंट्रल अलाइनमेंट जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पर मिले। मैं रिपीट कर देता हूं इसको, और इसको मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूं, इसको भी मैं और कम कर देता हूं,
और इस सर्कल पर आने के बाद मैं इसको स्केल करता हूं और इसको मैं सेंटर से इसके साइड व्यू के अलाइन कर देता हूं। देन दिस सर्कल, इस सर्कल को भी मैंने सेंटर से अलाइन किया। फॉलोइंग इज दिस सर्कल, इसको मैंने सेंटर से अलाइन किया। इसके बाद मैं यहां पर आया और इसको मैंने, ये तकरीबन राउंडेड हो ही गया है यहां पर, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैं उसको सेट कर रहा हूं। अगर आप देखें तो ये टूथपेस्ट थोड़ा सा ऊपर हुआ है, लेकिन मैं इस सर्कल को ऊपर नहीं करूंगा, वरना ये सर्कल और ये सर्कल दोनों मूव हो जाएंगे, यानी कि ये एक ही सर्कल है। अगर मैंने इसको यहां पर मूव करने की कोशिश की तो ये आप फ्रंट व्यू में भी देखें कि मूव हो रहा है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वो मिसअलाइनमेंट हमें हैंडल करनी होती है, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करता हूं। साइड व्यू में ये ऑलमोस्ट राउंडेड ही होना चाहिए, और देखिए ये सर्कल जो है थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन इसके साथ भी मैं वही करूंगा कि मैं जाकर इसको चेंज नहीं करूंगा, वरना यहां पर इसकी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये टूथपेस्ट जो है, ये वाली जो फ्रंट व्यू है वो फ्रंट व्यू थोड़ा सा ऊपर हुआ है साइड व्यू से, इस वजह से ये सर्कल ऊपर है, बट दैट्स ओके। ये करने के बाद मैं अब अगर फ्रंट व्यू में पर्सपेक्टिव व्यू में आता हूं तो देखें ये एक प्रोफाइल पूरा का पूरा बन गया है, जो कि फ्रंट व्यू को और साइड व्यू को ओबे कर रहा है, यानी कि उसके साथ अलाइन हुआ है। एग्जैक्टली ये फायदा है ऑर्थोग्राफिक व्यू का और पर्सपेक्टिव व्यू का। अब आप देखिए कि जो मैजिक होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि मैं इन सारे सर्कल्स को एक सीक्वेंस में सेलेक्ट करूंगा। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सर्कल, उसके बाद सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th एंड 11th सर्कल। ये मैंने बिल्कुल एक सीक्वेंस में, किसी भी सर्कल को मैंने मिस नहीं किया है और मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखिए यहां पर आ जाएं अगर टॉप व्यू में, तो ये जो आपको दो मास्टर मेन्यू नजर आ रहे हैं, कर्व्स एंड सर्फेसेस, याद रखिएगा ये नर्व्स कर्व्स हमने बनाए, यानी कि ये सर्कल्स जो है ये नर्व सर्कल्स हैं। अगर आपने देखा होगा क्रिएट में नर्व्स प्रिमिटिव्स में सर्कल लिया था हमने, तो याद रखिएगा कि ये आपके पास जो इस वक्त सर्कल्स मौजूद हैं ये नर्व सर्कल्स हैं, और नर्व्स मॉडलिंग और उसकी मेथडोलॉजी के हमारे पास मास्टर मेन्यू में दो मास्टर मेन्यूज हैं, और वो एक है कर्व्स और दूसरा है सरफेसेस। इसके अलावा ये जितने भी मास्टर मेन्यू आपको नजर आ रहे हैं अंडर मॉडलिंग, ये सारे के सारे पॉलीगनल मॉडलिंग के मास्टर मेन्यूज हैं, तो इनको तो छेड़ने की इस वक्त जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम डील इस वक्त नर्व सरफेस, नर्व सर्कल के साथ कर रहे हैं। तो नर्व सर्कल है, इसलिए जो आउटपुट बनेगा वो क्या होगा, नर्व सरफेस बनेगी। तो अब अगर हमें सरफेस बनानी है इनके ऊपर, और ये हम सीक्वेंस में सेलेक्ट कर चुके हैं, तो फिर मैं सरफेसेस में ही जाऊंगा, यही इसका उसूल है। और यहां पर पहली कमांड अगर आप देखें तो वो लॉफ्ट है। हमेशा याद रखिएगा माया में किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले उस कमांड के ऑप्शन बॉक्स में जाइए और जाकर बगैर कुछ देखे रीसेट सेटिंग्स कर दीजिए। रीसेट सेटिंग से मतलब यानी कि वो अपनी डिफॉल्ट कंडीशन में आ जाता है। बाकी फिलहाल यहां पर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और चाहे तो इसको क्लोज कर दें या यहीं से लॉफ्ट का बटन मैं प्रेस कर सकता हूं। मैंने इसको रीसेट कर दिया, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। मैं सरफेसेस में आता हूं और मैंने ये सारे सर्कल सीक्वेंस में सेलेक्ट किए हुए हैं। आई प्रेस लॉफ्ट। जैसे ही मैंने लॉफ्ट किया, उसने क्या किया कि उसने इन सारे सर्कल्स को लिया और उन सर्कल्स की प्रोफाइल को देखा फ्रंट व्यू से और साइड व्यू से, और उनके ऊपर एक सरफेस क्रिएट कर दिया। हमेशा याद रखिएगा नर्व्स जो है वो सरफेस क्रिएट करता है, और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इस वक्त ये सरफेस 100% इसको फॉलो नहीं कर रही, और आपको ये ब्लैक भी नजर आ रही है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो ब्लैक है इसका मतलब है कि इस वक्त सरफेस की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हुई हुई है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप सरफेसेस में आएंगे और सरफेसेस में आके रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। रिवर्स डायरेक्शन जैसे ही मैंने किया तो सरफेस इनसाइड आउट हो गई, यानी कि जो ब्लैक एरिया है वो अंदर की तरफ चला गया, और जो इसका शेडर एरिया था जिसके ऊपर शेडिंग बाद में कभी होगी वो बाहर की तरफ आ गया। अब अगर आप नोट करें तो आप ये देखिए, ये जो सरफेस बनी है इस सरफेस के अंदर कुछ लूप होल्स हैं ऑफ कोर्स,
क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो सर्कल्स मौजूद थे वो काफी नहीं थे या उनकी अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट हुई हुई है। अब अगर मैं फ्रंट व्यू में आता हूं तो फ्रंट व्यू में आने के बाद अब ये मेरे पास दो चीजें मौजूद हैं। मेरे पास कर्व्स मौजूद हैं और सर्कल्स की सूरत में, और मेरे पास ये सरफेस मौजूद है। तो ये देखिए, अगर मैं डी सेलेक्ट कर देता हूं तो ये आपको ये कर्व्स नजर आ रहे हैं। मैं देखिए इनको सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं एग्जैक्टली कर्व्स के ऊपर जाकर प्रेस कर रहा हूं तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर प्रेस किया तो ये सरफेस सिलेक्ट हो जाएगी, जैसे कि ये देखिए ये हो गई। तो ये मैंने सर्कल सेलेक्ट किए, तो मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूं। और अगर आपको इनको सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आप यहां पर आइए शो में, और शो में आके आप नर्व्स सरफेसेस को बंद कर दीजिए तो वो टेम्पररी सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड कर देगा। रेंडर हो जाएगा ये, लेकिन ये सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड हो गया है। लेकिन मैं इसको भी देखना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इसको अनहाइड कर दिया नर्व सरफेसेस को। और अब मैं दोबारा से इस सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया। मैं यहां पर आया फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में आने के बाद मैंने इस सर्कल को पर्सपेक्टिव व्यू में आके मैंने इस सर्कल को थोड़ा सा अलाइन किया, और अब ये देखिए ये बिल्कुल अलाइन हो गया है। ये इसके साथ मैंने स्केलिंग की, इसको मैंने अलाइन कर दिया। अब मैं आगे मजीद देखता हूं, और एक और चीज जो आपको नजर आ रही है वो ये कि ये यहां से खुला हुआ है। नर्व्स का तरीका ये होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये टूथपेस्ट यहां से बिल्कुल पिंच हुआ है, यानी कि क्लोजिंग हुई हुई है, यानी कि ये बिल्कुल फ्लैट है यहां से। तो मुझे करना ये होगा, अगर मैं ये साइड व्यू से भी देखूं तो मुझे करना ये होगा कि इन दोनों सर्कल्स को मैं सिलेक्ट करता हूं। मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूं और फिर इस सर्कल, अब देखिए मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं शो में जाऊंगा, नर्व सर्फेसेस बंद कर दूंगा और इस सर्कल को और इस सर्कल को सिलेक्ट कर लूंगा। शो में जाके नर्व सर्फेसेस दोबारा ऑन कर दूंगा, और अब मैं इनको पिंच कर देता हूं बिल्कुल ही, लेकिन एक हद तक करना है। इसके आगे अगर मैं जाऊंगा तो सर्फेसेस एक दूसरे के साथ कोलैप्स करेंगी और ये ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि सर्फेसेस एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोलैप्स कर रही हैं। तो वो मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल मैंने एंड पर लाकर इसको छोड़ दिया है और ये ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इसके बाद मैं दोबारा देखता हूं कि और क्या प्रॉब्लम हुई हुई है। तो यहां पर आकर मुझे प्रॉब्लम नजर आती है कि ये यहां पर आकर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई है। हमारे पास एक कमांड मौजूद है शेडिंग में, अगर आप आए तो एक्सरे मोड मौजूद है। मैं इस सरफेस को एक्सरे मोड में ले जाता हूं, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी टेम्पररीली और आपको ये नजर आने लगेगा, यानी कि आपको पीछे से जो इमेज है वो नजर आ रही है। मैं शिफ्ट सेलेक्ट करता हूं तो देखिए उसने उस सरफेस को छोड़ दिया, और जो सर्कल उस विंडो के अंदर आया था उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको मूव करके देखता हूं कि प्रॉब्लम क्या हुई है। और अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस सर्कल को लूंगा, थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर जाऊंगा और इस सर्कल को लूंगा शिफ्ट सेलेक्ट से और इसको मैं ले जाकर यहां पर रखूंगा। इस सर्कल को मैं थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाऊंगा ताकि ये कुछ अलाइनमेंट मेरी ठीक हो। उसके बाद मैंने इस सर्कल को लिया और इस सर्कल को लेने के बाद मैंने यूनिफॉर्म स्केलिंग के टैब को सिलेक्ट किया और अब मैं इसको देख रहा हूं कि ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैं इस सर्कल के ऊपर आया, इसको मैंने ठीक किया और लास्ट सर्कल में मैंने इसको ठीक किया। यहां पर अगर आप देखें तो ये अलाइनमेंट आउट हो रही है। एक्चुअली वजह क्या है? वजह यह है कि उसको ऑब्जेक्ट को और डिटेल चाहिए। अब आप आ जाइए इस ऑब्जेक्ट के, बस ये इतना ही यहां पर हम मैनेज कर सकते थे। अब आप आ जाइए इस ऑब्जेक्ट के सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर। अब देखिए मैं क्या करता हूं, शो में जाके नर्व्स कर्व्स को बंद कर देता हूं। तो देखिए सर्कल्स जो है वो टेम्पररीली हाइड हो गए हैं अगर आप देखें, और इस वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सरफेस मौजूद है। मैं इस सरफेस को सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूं कि मैं इसके अंदर डिटेल्स ऐड करता हूं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर आकर राइट क्लिक करूं तो मेरे पास ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अब इस सरफेस के सब ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, जिसमें कंट्रोल वर्टेक्स,
आइसोपाम, हल्स, ये तीन याद रखिएगा, कंट्रोल वर्टेक्स, आइसोपाम और हल्स, ये तीन मेन सब ऑब्जेक्ट्स हैं। बाकी आप समझ लें कि उनके डेरिवेटिव्स हैं। मैं आइसोपाम के ऊपर सेलेक्ट करता हूं और आइसोपाम पर सेलेक्ट करने के बाद मैं किसी भी सेगमेंट को जो कि यहां पर मौजूद है इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड होल्ड करता हूं। लेफ्ट माउस बटन से मैं ड्रैग एंड होल्ड कर रहा हूं और यहां पर लाकर छोड़ देता हूं। तो देखिए एक येलो डैश लाइन जो है वो आपके पास आ गई है, यानी कि इस वक्त मॉडल तैयार है। अगर आपने यहां पर इंसर्शन करनी है मजीद एक सेगमेंट की, जिसको नर्व्स में आइसोपाम कहते हैं, याद रखिएगा ये जितने भी अब आपको वायर फ्रेम नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे लाइट ब्लू वायर फ्रेम, इनको नर्व्स में आइसोपाम कहा जाता है। पॉलीगॉन में इनका नाम डिफरेंट है। मैंने ये यहां पर लाकर डैश लाइन छोड़ दीजिए, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। मैं इस आइसोपाम मोड में हूं इस वक्त, क्योंकि मैंने किया यह था कि मैंने राइट क्लिक किया था। राइट क्लिक करने के बाद मैं आइसोपाम मोड में जाकर मैंने बटन को रिलीज कर दिया है। इस वक्त मैं ऑब्जेक्ट मोड में नहीं हूं, मैं इस वक्त आइसोपाम मोड में मौजूद हूं, यह याद रखिएगा। अगर मुझे ऑब्जेक्ट मोड में दोबारा आना है मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां से ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊंगा। इस वक्त मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूं, सब ऑब्जेक्ट लेवल पर नहीं हूं। अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूं और आइसोपाम के ऊपर आकर माउस राइट माउस बटन एंड रिलीज, तो आप देखेंगे कि मैं आइसोपाम मोड में आ गया हूं। मैं इसको लेता हूं और लाकर मैं इसको कहीं बीच में रख देता हूं। फ्रंट व्यू में देखिए मैंने इसको लाकर यहां पर रखा और फिर मैं सरफेसेस में गया और मैंने इससे यह कहा कि इंसर्ट आइसोपाम। इंसर्ट आइसोपाम जैसे ही मैंने किया यहां पर एक और डिटेल ऐड हो गई है। अब मैं इस डिटेल को लूंगा, अब वो सर्कल्स जो है वो बंद हुए हैं। अब मैं इस डिटेल को कैसे लूंगा, मैं एक और सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर जाता हूं और उसका नाम है हल। ये हल्स आप आइसोपाम्स को एडिट नहीं कर सकते, ये हल्स हैं जो कि एडिट होंगे। ये देखिए ये मैंने ये पूरी हल क्या है, पूरी की पूरी पॉइंट्स की रो को सेलेक्ट कर लेता है। अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू में देखें तो ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो गई है। अब मैं इस रो को कंट्रोल कर रहा हूं और मैंने यहां पर आकर इसको इसके साथ फ्रंट के साथ मैंने ऑलमोस्ट अलाइन कर दिया है। अगर मैं साइड व्यू में जाता हूं और यहां पर भी मैं एक्सरे मोड ऑन कर लेता हूं तो यहां पर आकर मैं यहां से स्केल करके इसको ऑलमोस्ट इसके साथ अलाइन कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट हो गई। इसके बाद मैं इसके नीचे वाले हल पे जाता हूं। देखिए ये आइसोपाम था जिसको हमने इस हल के थ्रू सेलेक्ट किया। अब मैं इस हल के ऊपर जाता हूं, इस हल के ऊपर, तो ये किसको गवर्न कर रहा होगा, इस वाले आइसोपाम को। ये एक तरह का केज बना देता है। तो मैं अब इसको सेलेक्ट करने के लिए कि मैं इस पूरे आइसोपाम को सेलेक्ट करूं, या तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं, ये पूरा का पूरा हल जो है वो मेरा सेलेक्ट हो गया, तो ये वाला आइसोपाम इससे गवर्न हो रहा है। अदरवाइज अप एरो एंड डाउन एरो से आप आइसोपाम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अभी ये आइसोपाम सेलेक्ट था, डाउन एरो से मैं इस आइसोपाम के ऊपर आ गया। ये आइसोपाम सेलेक्ट था, अप एरो से मैं ऊपर वाले आइसोपाम यानी कि हल के ऊपर चला गया। मैंने नीचे वाले आइसोपाम को डाउन एरो से सेलेक्ट किया और अब मैं इसके ऊपर आया और यहां आने के बाद मैंने यूनिफॉर्म स्केलिंग को लिया और यूनिफॉर्म स्केलिंग को लेकर मैंने इसको इसके साथ अलाइन कर दिया। अगर आप देखें तो यहां पर तो नॉच मौजूद है, यहां पर ये इतना सर्कुलर नहीं है। तो आइए अब हम एक और काम करते हैं और वो ये कि मैं राइट क्लिक करूंगा और ऑब्जेक्ट मोड में दोबारा चला जाऊंगा, डीसेलेक्ट कर दूंगा और अब आप देखिए मैं दोबारा से आइसोपाम में जाऊंगा और आइसोपाम में जाने के बाद मैं यहां पर एक आइसोपाम दे दूंगा। सॉरी, ये मैंने एक आइसोपाम दिया। लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग, मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं इस आइसोपाम को और मैंने बिल्कुल यहां पर लाकर इसके करीब बिल्कुल एक आइसोपाम दे दिया है। और इस आइसोपाम को देने के बाद मैं दोबारा से सरफेसेस में गया और सरफेसेस में जाने के बाद इंसर्ट आइसोपाम कर दिया। जैसे ही मैंने इंसर्ट आइसोपाम किया यहां पर जो राउंडनेस थी वो अब कम होना शुरू हो गई है। मैं वापस इधर आता हूं
और आने के बाद मैं हल्स पे दोबारा जाता हूं ताकि मैं इस आइसोपाम को सिलेक्ट कर सकूं। अब मुझे नहीं पता कि वो आइसोपाम कौन सा है, तो मैं इस आइसोपाम को सिलेक्ट करता हूं। मुझे मालूम है कि ये इसका है, मैं इससे नीचे जाता हूं और अब मैं इसको राउंडेड करने की, मैं इसको राउंडेड रखते हुए मैं प्रेस करता हूं W और अब मैं नॉच क्रिएट कर रहा हूं और वो नॉच मेरी क्रिएट होगी कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको यूनिफॉर्म स्केलिंग की है और मजीद मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बिल्कुल करीब उसके लेकर चला जाता हूं, तो ये मेरी नॉच क्रिएट हो गई है। अगर अब आप देखें तो ये नॉच क्रिएट हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहां पर राउंड आ रहा है। तो अब उसके लिए मुझे करना ये है कि मैं फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूं और ऑब्जेक्ट मोड में जाके सरफेसेस में जाकर इंसर्ट आइसोपाम दोबारा करता हूं। लेकिन उसके लिए पहले मुझे आइसोपाम्स में जाना था। ये मैंने ड्रैग किया और ये लाकर मैंने यहां पर रखा करीब, और इन द मिडल मैंने इसको रखा और सरफेस में जाकर मैंने उसको फिर ये कहा कि इंसर्ट आइसोपाम, और ये मेरे पास एक और आइसोपाम क्रिएट हो गया है। अब मैं दोबारा से हल्स में जाता हूं और इस हल को सिलेक्ट करता हूं। लेट्स सी कि ये वाला हल इसको गवर्न कर रहा है या नहीं, एंड आई प्रेस आर प्रेस करने के बाद मैं देखता हूं एग्जैक्टली ये वाला हल जो है वो इसको सिलेक्ट कर रहा है। मैं इससे नीचे वाले हल में जाता हूं और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर जाता हूं और फ्रंट व्यू में, पर्सपेक्टिव व्यू में आकर मैं प्रेस करता हूं आर और मैं इसको यूनिफॉर्म स्केल करता हूं। सिर्फ और सिर्फ हमने अलाइनमेंट करनी है और ये हमने अलाइनमेंट कर दी, ऑलमोस्ट हो गई है इसकी अलाइनमेंट। उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर मेरे पास ये हल मौजूद है, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करता हूं। यहां पर आकर मैं आइसोपाम में दोबारा जाता हूं और आइसोपाम लेकर मैं यहां पर एक आइसोपाम और ऐड कर देता हूं, सरफेस इंसर्ट आइसोपाम, और अब मैं दोबारा से हल्स में जाता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निक देखिए और इस हल में जाने के बाद मैं इसको बिल्कुल इसके करीब लेकर जाता हूं। यहां पर असल में हमें इतनी ही डिटेल चाहिए थी और ये मैंने डिटेल जो है वो इसमें देना शुरू कर दी है। और अब मैं इसके बाद प्रेस करता हूं आर और इसको लेता हूं और इसको मैं थोड़ा सा इसके रेडियस को थोड़ा सा स्केल कर देता हूं। तो ये मेरे पास अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक इसकी फॉर्म जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है। इस वाले हल को लेता हूं और अब मैं अपने हिसाब से जो है वो इसको क्रिएट कर रहा हूं। ऑलमोस्ट ये मेरे पास, अगर आप इसकी मजीद ट्विकिंग करेंगे तो ये आपके पास मजीद जो है वो बेहतर फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। इस वाले हल को लेके, ये वाले हल को लेके मैं थोड़ा सा इसको स्केल आउट करता हूं और ये मेरे पास एक कंडीशन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है। मजीद अगर मैं चाहूं तो यहां पर मजीद डिटेल दे सकता हूं और वो डिटेल देने के बाद मुझको ये बिल्कुल इस शेप के अंदर क्रिएट हो जाएगा। राइट नाउ मैं अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं तो कुछ ऑब्जेक्ट आपका इस तरह का क्रिएट हो गया है जो कि इस वक्त आपको एक टूथपेस्ट की सूरत में नजर आ रहा है। यहां पर थोड़ा सा हंच मौजूद है। अगर मैं इसमें हल्स में दोबारा चला जाऊं तो मैं इस हंच को अब यहां पर आकर आई प्रेस W और मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर चला जाता हूं और अब जो काम है वो बेसिकली क्या है, डिटेल आ गई है, डिटेल आ गई है। अब सिर्फ काम अलाइनिंग का है, वो मैं अलाइनिंग जो है वो इसकी कर रहा हूं। ये ऑलमोस्ट अगर अब आप देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है वो इस साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू के ऊपर अटैच हो गया है।
ये मैंने एक टूथपेस्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। इसकी टेक्सचरिंग और इसकी जो इसकी मॉडलिंग है, टेक्सचरिंग और इसकी शेडिंग, ये हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास क्रिएट हो गया और ये ऑब्जेक्ट इस वक्त एक टूथपेस्ट है और ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। अगर आप देखें तो मैं इस टूथपेस्ट को, इसके जो डिटेल्स हैं उनको मैं यूज करते हुए मैं इस टूथपेस्ट को बेंड भी कर सकता हूं और मैं इस टूथपेस्ट पे और दूसरे इफेक्ट्स भी लगा सकता हूं। टेक्सचरिंग और शेडिंग हम इन्हीं मॉडल्स की बाद में देखेंगे और हम इनको बनाएंगे और इनके ऊपर लाइट वगैरह भी करेंगे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग किसी ना किसी तरह से मॉडलिंग से आगाह हो जाएं। ये जो मॉडलिंग आपने अभी की है नर्व्स मेथोडोलॉजी से की है और इसके अंदर नर्व सर्कल को यूज किया गया है और लॉफ्ट की कमांड को यूज किया गया है इन अ सीक्वेंस। अब आप देखिए, मैंने आप लोगों को लेयरिंग समझाई थी। ये मैं एक लेयर क्रिएट करता हूं यहां पर और इसका नाम मैं रख देता हूं टूथपेस्ट एंड आई सेव इट। अब आप देखिए, मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया जो कि मैं क्रिएट कर चुका हूं, बल्कि मैं अब सारी चीजें ले आता हूं। ये सर्कल्स भी मौजूद हैं। अभी मैंने यहां पर कोई भी हिस्ट्री डिलीट नहीं की है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस ट्यूटोरियल को आगे कंटिन्यू भी करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा मॉडल को। तो अगर आप देखें तो मैंने इन सब को सिलेक्ट करना है। मैंने इन सब को क्रॉस विंडो से सिलेक्ट किया, सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। शिफ्ट प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, साइड व्यू को। शिफ्ट प्रेस हुआ है, फ्रंट व्यू को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया लेयर के ऊपर और कहा ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वी प्रेस कर दिया, यानी विजिबिलिटी को मैंने बंद कर दिया। तो इसका मतलब इस वक्त ये ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन ये अब एक लेयर में चले गए, इसलिए ये हाइड हो गए। लेट्स स्टार्ट अनदर मॉडलिंग ऑफ नर्व्स विच इज गॉबलेट। मैं गॉबलेट बनाने के बाद इस ट्यूटोरियल को खत्म करूंगा। वो कैसे बनेगा उसकी इमेज अगर आप देखें तो ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। देखें, टूथपेस्ट में साइड एंड फ्रंट व्यू जरूरी थे। उसकी वजह यह कि उसका साइड व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रंट व्यू एज एंड वाइस वर्सा। फ्रंट व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम साइड व्यू। साइड से वो एक स्लीक सा ऑब्जेक्ट था, फिर बाद में राउंडेड हुआ है। फ्रंट व्यू से वो बिल्कुल फ्लैट था और बाद में राउंडेड हुआ है। लेकिन अगर आप इस गॉबलेट को देखें तो ये गॉबलेट जो है वो राउंडेड ऑब्जेक्ट है और इसका साइड एंड फ्रंट व्यू एक ही जैसा होगा। कोई भी राउंडेड ऑब्जेक्ट जो है उसका साइड एंड फ्रंट व्यू सेम होगा, इसलिए इसके अंदर हमें साइड एंड फ्रंट व्यू की जरूरत नहीं है। अगर मैं अब दोबारा से ग्रिड्स के ऊपर जाऊं एंड मैं सारे विंडोज में ऑल्ट होम में प्रेस कर दूं तो मैं दोबारा से डिफॉल्ट व्यूज की तरफ चला आया हूं। और अब अगर आप देखें, मैं चाहे फ्रंट व्यू लूं चाहे साइड व्यू लूं, व्यूज में गया, इमेज प्लेन, मैंने आपको बताया कि इसका आइकॉन ये मौजूद है। मैं यहां से भी ले सकता हूं, ये देखिए इमेज प्लेन डायरेक्ट पहुंच गया वो। और इसमें जाने के बाद मैं सोर्स इमेजेस में जाके गॉबलेट को लेता हूं और ओपन करता हूं। तो देखिए गॉबलेट मेरे पास आ गया है। सबसे पहले मैं इसको देखता हूं कि ये एग्जैक्टली सेंटर पे है या नहीं। ऑलमोस्ट ये मुझे लग रहा है कि ये सेंटर पे है। मैं यहां पर आने के बाद मुझे इसमें अब ज्यादा जरूरत नहीं थी, प्रेस किया W और उसको मैंने थोड़ा सा पीछे किया। वही चीज रिपीट करूंगा। कंट्रोल A प्रेस किया और जाकर मैंने इसके कलर गेन को थोड़ा सा कम किया ताकि मेरी विजिबिलिटी जो है वो जब मैं कर्व्स क्रिएट करूं तो खराब ना हो। उसके बाद अगर आप देखें ये फ्रंट एंड साइड व्यू है। मैं गया क्रिएट में, कर्व टूल्स में गया इस बार, और कर्व टूल्स में मैंने जाकर लिया CV कर्व टूल। उसूल वही है, मुझे इसको सेंटर से क्रिएट करना है। अगर आप देखें तो नीचे राउंडेड एरिया है, लेकिन अगर मैं साइड व्यू में देखूं तो ये बिल्कुल फ्लैट है। तो अब आप आइए इधर, और आने के बाद सबसे पहले प्रेस करें X का मतलब है ग्रिड स्नैपिंग। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये रहा वो X जो कि ग्रिड स्नैपिंग है। मैं चाहे तो इसको क्लिक कर दूं या फिर मैं X प्रेस करूं। जैसे ही मैं X प्रेस करूंगा देखिएगा कि वो हाईलाइट हो जाएगा। और मैंने X को प्रेस किया और यहां पर मैंने क्लिक कर दिया।
तो ये ग्रिड के ऊपर जो है पहला पॉइंट बना। इस पॉइंट को याद रखिएगा कहते हैं कंट्रोल वर्टेक्स, CV। इसका शॉर्ट फॉर्म है CV और इसको कहते क्या है, कंट्रोल वर्टेक्स। और ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, हम कर रहे हैं स्टार्ट एक कर्व बनाना विच इज क्रिएट कर्व टूल्स, CV कर्व टूल, यानी कि कंट्रोल वर्टेक्स कर्व टूल। हमारे पास EP कर्व टूल भी मौजूद है, बेजियर भी है, पेंसिल भी है, 3 पॉइंट भी है, 2 पॉइंट भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर CV कर्व टूल है। तो जो मैं कह रहा हूं प्लीज उसको फॉलो करने की कोशिश करें। और अभी फिलहाल CV कर्व टूल के ऊपर ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा CV कर्व टूल की मेथड बनाने का जो है वो ये है कि इसका उसूल है कि जब तक आप 4 पॉइंट्स क्रिएट नहीं कर लेते ये कर्व आपको नजर नहीं आएगा। सो लेट्स क्रिएट दिस कर्व समवेयर इन द मिडल। मैंने यहां पर रखा क्योंकि जाहिर सी बात है मैं यहां पर कर्व नहीं बनाऊंगा। आई प्रेस X एंड आई ग्रिड स्नैप, मैंने इसको ग्रिड स्नैप किया, फिर मैंने एक X प्रेस किया, ग्रिड स्नैप किया, और फिर मैं यहां पर लेकर आया अंदाजे से, और अब मैंने कर्व को फॉलो करना शुरू किया। इतने पॉइंट्स देने हैं आपने, देखिए कर्व बनना शुरू हो गया 4th पॉइंट के बाद ही। अगर मैं बैक स्पेस कर दूं तो ये कर्व एडिट मोड में ही है, ये वापस चला जाएगा। तो ये 3rd पॉइंट, अभी भी ये कर्व नहीं बना है, इसके हल्स बन रहे हैं, जैसे कि आपने सरफेस के अंदर हल्स देखे थे, इसी के हल्स बन रहे हैं। अब ये 4th पॉइंट के ऊपर विजिबल हो गया, मैं इसको यहां लेकर आया और अब मैंने यहां पर लाकर इसको अलाइन किया, इसके साथ आगे लेकर गया, यहां लेकर आया। इसको हम बाद में एडिट कर देंगे, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैन किया, यहां लेकर आया, यहां मैंने इसको क्लिक किया, जहां पर भी मुझे कर्व चेंज नजर आ रहा है मैं वहां पर पॉइंट रख रहा हूं। ये कॉमन सेंस की बात है कि आपने पॉइंट को किधर रखना है। मैं यहां तक लेकर आया तो देखिए ये कर्व बनना शुरू हो रहा है, और यहां पर लाकर मैंने एक और पॉइंट दिया, और यहां पर लाकर मैंने इसकी राउंडनेस को यानी कि इसकी थिकनेस को भी मैंने ले लिया, और यहां पर लाकर मैंने एंटर कर दिया। अब अगर आप नोट करें तो ये कर्व मेरे पास बना है, ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है ये वो कर्व है जो कि इसको फॉलो कर रहा है। अब इसमें मैं एडिट भी कर सकता हूं। एडिट कैसे करूंगा, इसी कर्व के ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो इसके सब ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, यानी कि कंट्रोल वर्टेक्स, कर्व पॉइंट, हल्स एंड एडिट पॉइंट। और यहां पर भी वैसे ही उसी सरफेस की तरह से ये भी नर्व कर्व्स है, वो नर्व सरफेस थी, ऑब्जेक्ट मोड मौजूद है। मैं गया कंट्रोल वर्टेक्स पे, राइट माउस बटन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, और मैं कंट्रोल वर्टेक्स के ऊपर आया। देखिए इसका तरीका भी वही है, राइट क्लिक किया, राइट माउस बटन होल्ड हुआ है, कंट्रोल वर्टेक्स पे आया, जैसे ही वो हाईलाइट हुआ, ब्लू में हाईलाइट हो रहा है, हल ब्लू में हाईलाइट हो रहा है, कर्व पॉइंट ब्लू में, एडिट पॉइंट ब्लू में, ऑब्जेक्ट मोड ब्लू में, तो मैं कंट्रोल वर्टेक्स पर गया और लाकर यहां पर राइट माउस बटन को रिलीज कर दिया। अब देखिए ये पॉइंट्स आपको नजर आना शुरू हो गए। ये पॉइंट्स आपको जो नजर आ रहे हैं मैं अब इनको सेलेक्ट कर सकता हूं और मैं इनको एडिट कर सकता हूं। इधर भी आप लेफ्ट अप एंड डाउन एरो को यूज कर सकते हैं कर्व्स में जाने के लिए, पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए। और मैंने अब इनको सेलेक्ट किया है और मैं इसको एडिट कर रहा हूं। इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी भाई आपको। ऑल्ट मिडिल माउस बटन, मैं ऊपर गया, ये मैंने पैन किया, ऑल्ट मिडिल माउस बटन से ऊपर। मैं चाहूं तो विंडो सिलेक्शन से भी सेलेक्ट कर सकता हूं, अप एंड डाउन एरो से भी कर सकता हूं। यहां पर आया, बस मुझे इसको फॉलो करना है। मैंने इन सब को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे रखा, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मैंने इस कर्व को, इस साइड प्रोफाइल को, सिर्फ मैंने साइड प्रोफाइल बनाई है, सिर्फ साइड प्रोफाइल। करने क्या जा रहा हूं, ये राउंडेड ऑब्जेक्ट है। राउंडेड ऑब्जेक्ट हमेशा माया के अंदर रिवॉल्व की कमांड से बनेगा इन केस ऑफ नर्व्स, नॉट इन पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ नर्व्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि ये बन गया है। अब मैं साइड पर्सपेक्टिव व्यू में आता हूं और मैं अब इस
मोड से बाहर मुझे आना है, फिर क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊंगा, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड। ये देखिए मैंने डीसेलेक्ट कर दिया, अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। इसका एक और तरीका भी है और वो है हॉट की। राइट क्लिक, फर्ज कीजिए कि मैं इस वक्त कंट्रोल वर्टेक्स मोड में हूं, सब ऑब्जेक्ट लेवल पर हूं। अगर मैं F8 को प्रेस करूं 2 टाइम्स तो मैं जिस भी सब ऑब्जेक्ट मोड में हूंगा उससे मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा। तो ये भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी आप ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हैं। और अगर F8 प्रेस करेंगे 2 टाइम्स, F8 1 टाइम प्रेस करेंगे सब ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे, F8 अगेन प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। ये मैंने कर दिया है। अब मैं इस इमेज प्लेन को लेता हूं। अब देखिए, आप मैं एक और लेयर क्रिएट कर रहा हूं और उस लेयर का नाम मैं रखता हूं गॉबलेट। मैं इसको सेव कर देता हूं और सेव करने के बाद मैं इसको लेता हूं, इस इमेज प्लेन को, और फिलहाल इस इमेज प्लेन को मैं ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर देता हूं। तो ये अब गॉबलेट जो लेयर है उसका ये हिस्सा ये इमेज प्लेन हो गई और मैं इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूं। तो देखिए मैंने अभी कर्व को नहीं किया, इसको भी मैं बाद में लेके चला जाऊंगा। ये कर्व मेरे सामने बन गया है और ये याद रखिएगा कि ये कर्व बिल्कुल मैंने सेंटर से बनाया है। अगर आप इसको देखें तो इसका पिवट पॉइंट भी जो है वो बिल्कुल सेंटर पर मौजूद है। पिवट पॉइंट पर हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ ये मॉडलिंग करवाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो भी बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर मौजूद है। और अगर आप नोट करें तो ये पिवट पॉइंट बिल्कुल अलाइन हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट से। याद रखिएगा, अगर मैं F8 प्रेस करता हूं तो याद रखिएगा कि कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है। यानी कि आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि कर्व यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से नहीं हुआ है। यहां पर तो सिर्फ पॉइंट की सूरत में है, यहां पर ये पॉइंट स्क्वायर की सूरत में, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कर्व की डायरेक्शन जो है वो ये है, यानी कि यहां से कर्व स्टार्ट हुआ है और ये गया है। इसके बाद मैं F8 दोबारा प्रेस करता हूं। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूं। मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्ट मोड में कैसे आना है, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड से भी आ सकते हैं और F8 प्रेस करके भी। और अब मैं एक और कमांड देता हूं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सरफेस बनाने के लिए जा रहे हैं। कर्व बना लिया हमने, अगर इस कर्व के अंदर हमने मजीद कोई एडिशन करनी है तो मैं इस मेन्यू को यूज करूंगा। फिलहाल मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इनको देखेंगे। लेकिन अब मुझे चूंकि सरफेस बनानी है तो मैं सरफेस में जाता हूं और अब लॉफ्ट नहीं करूंगा। उस लॉफ्ट का ताल्लुक सीक्वेंस ऑफ कर्व्स है। सीक्वेंस ऑफ कर्व्स को लेकर वो उनके प्रोफाइल के हिसाब से जो है वो सरफेस बनाता है। मैं यहां पर आकर थर्ड कमांड दूंगा विच इज रिवॉल्व। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा देखिएगा 360 डिग्री रिवॉल्व हो जाएगा ये कर्व। और ये जैसे ही 360 डिग्री रिवॉल्व हुआ, आप देखें कि वो स्टार्ट यहां से हुआ और एंड भी यहीं के ऊपर हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसने ये गॉबलेट जो है वो उसको रिवॉल्व कर दिया है। मैक्स में इस कमांड को लेथ कहते हैं। ब्लेंडर में मुझे ये कमांड नजर अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन मैक्स में इसको लेथ कहा जाता है। अगर आप लेथ मशीन को देखें वहां पर यही काम हो रहा है। तो वो जो सुराइयां वगैरह बन रही होती है ये वो रिवॉल्व है। अगर अब आप देखें तो ये बेसिकली स्वीप हुआ है और इसकी स्टार्ट स्वीप और एंड स्वीप मौजूद है, ये देखिए। और ये एनिमेट भी हो सकता है, हम बाद में जब एनिमेशन करेंगे तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और एंड स्वीप को देखें, ये स्वीपिंग हो रही है। और ये देखिए 0 से 360 डिग्री हुआ हुआ। अगर मैं चाहूं तो इसको 180 डिग्री कर दूं। मैं यहां पर आकर 180 डिग्री करूं, इसको नम लॉक ऑन नहीं है, 180। तो ये देखिए ये 180 हो गया। और मैं चाहूं तो मिडिल माउस बटन और मैं ड्रैग कर रहा हूं फील्ड को, तो फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है इंटरैक्टिवली। तो मैं इसको फिलहाल 360 रहने देता हूं ताकि ये जो मामला है ये हमारे समझ में आ जाए। नम लॉक बंद कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कमांड सही तरह से नजर आए। उसके बाद अगर आप देखें तो ये गॉबलेट क्रिएट हो गया है। और अब मैं इस लेयर में आके, जो कि मैं देखिए ये लेयर में मैंने इसको विजिबल कर दिया तो वो इमेज प्लेन आ गया। इसको भी लेता हूं गॉबलेट को
और इस कर्व को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। यानी कि पहले मैंने इस कर्व को सिलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट सेलेक्ट इस गॉबलेट को कर लिया, गॉबलेट लेयर में आके ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दिया। तो आप देखिए सब के सब जो है वो इनविजिबल हो गया, क्योंकि गॉबलेट इनविजिबल हुई भी है, जिसका हिस्सा ये कर्व, ये सरफेस, नर्व सरफेस और ये इमेज प्लेन था। तो अगर आप देखें तो मेरे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अब मौजूद हैं। आप इन ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से क्रिएट कीजिए। राउंडेड ऑब्जेक्ट हमेशा रिवॉल्व से बनेगा। लॉफ्ट के थ्रू आप प्रोफाइल्स ले सकते हैं सर्कल्स की, उनको अलाइन कर सकते हैं। उसमें अभी सर्कल्स हमने बनाए हैं, हम उनको कर्व्स के थ्रू भी हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं और मुख्तलिफ लॉफ्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यह करने के बाद मैं इस ट्यूटोरियल में सीलिंग फैन को भी ऐड करना चाह रहा था, लेकिन ये ट्यूटोरियल बहुत बड़ा हो चुका है। मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए फिलहाल काफी है। इसके ऊपर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को कंसीव कीजिए, अपने सराउंडिंग्स में देखिए, आपको बहुत सारे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे और बहुत सारी ट्यूब्स नजर आएंगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये गॉबलेट और वो टूथपेस्ट ही बनाने की कोशिश कीजिए। अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपकी इससे फ्रेंडशिप हो जाए और आप इन चीजों को यूज कर सकें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह के सिमिलर मॉडल्स आपको हजारों मिलेंगे, जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। उनको बनाइए। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल कंटिन्यू विद सीलिंग फैन, जो कि मैं पॉलीगोनल मॉडलिंग के साथ करूंगा। मैं ये चाह रहा हूं कि 5-6 ऑब्जेक्ट्स मॉडल हो जाएं, आप लोगों को मॉडलिंग का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैं डायरेक्ट जंप करूंगा एनिमेशन के ऊपर, ताकि आप बेसिक लेवल के ऊपर मॉडलिंग और एनिमेशन कर सकें। एडवांस लेवल पर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ये कोर्स किसी भी तरीके से बोरिंग हो और आप लोग अब काम कर सकें। तो इसके आगे के आने वाला ट्यूटोरियल भी एक मॉडलिंग का ही इतना ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल होगा, जिसके अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें समझाऊंगा और आपको ग्रुपिंग और पेरेंटिंग और पिवट पॉइंट के कंट्रोल्स भी मॉडलिंग के लिए समझाऊंगा, जो कि बाद में एनिमेशन के लिए भी यूज होंगे। जाने से पहले मेरे पास एक कमेंट किया आया था कि शायद मुझे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना नहीं आता, इसलिए मैं ब्लेंडर के ऊपर स्विच कर रहा हूं। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल होगा। हो सकता है कि मुझे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना काम करना ना आता हो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस सॉफ्टवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर का मैं कोई चैंपियन हूं। लेकिन मुझे जितना काम करना आता है, मेरा ऑब्जेक्टिव और मेरा गोल ये है कि वो आप लोगों को आ जाए। काम मुझे कितना करना आता है वो आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख देख कर अंदाजा लगा लेंगे। मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग इसको सीख सकें और प्रोफेशनली सीख सकें। इस वक्त जो मॉडलिंग का मैंने आपको तरीका बताया बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है, इसका और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल पॉलीगॉन से ये मॉडलिंग हो सकती है, वो हम आगे जाकर करेंगे। और भी अप्रोचेस शायद लग जाएं, लेकिन ये फास्टेस्ट तरीका था। इस कॉन्सेप्ट और इस अप्रोच को बिल्कुल पहले समझिए, आराम से रेफरेंस इमेजेस लीजिए। ये गॉबलेट और ये टूथपेस्ट की इमेजेस आपको साइड एंड फ्रंट व्यू जस्ट टाइप ऑन इंटरनेट आपको मिल जाएंगी। फोटोशॉप में कॉन्फ़िगर कीजिए और फिर लाकर इनको एज एन इमेज प्लेन रखकर इनके ऊपर कर्व्स के साथ इनको क्रिएट कीजिए। ये नर्व्स मॉडलिंग का तरीका है। और मैं समझता हूं कि वो कमेंट शायद इसीलिए आया हो कि मैं थोड़ा सा लाइव सेशन में जज्बाती हो गया था। मैं उसके लिए आप लोगों से माजरत ख्वाह हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपसेट तो हुआ था और अभी भी मेरे ग्लिचेस जो हैं वो दूर नहीं हुए हैं। लेकिन मेरी ये अभी भी कोशिश है कि मैं इस कोर्स को कंटिन्यू करूं और आप लोगों को लेकर जाऊं। फॉलोइंग इज द ट्यूटोरियल ऑफ मॉडलिंग अगेन इन माया। इन द मीन वाइल मैं किसी भी वक्त ब्लेंडर का ट्यूटोरियल भी तैयार कर रहा हूं और ये भी यकीन रखिए कि माया को कंटिन्यू कर रहा हूं। जब तक कि आप इस मॉडलिंग ट्यूटोरियल को एंजॉय करें, मुख्तलिफ और दूसरे ऑब्जेक्ट सोचें, पहले ये गॉबलेट और ये टूथपेस्ट बनाएं, उस वक्त तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अगले वीडियो में और नर्व्स मॉडलिंग और इंट्रोडक्शन टू पॉलीगोनल मॉडलिंग। सो स्टे ट्यून्ड।